नमस्कार। पॉलिटी स्कूल में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम प्लेटो को पढ़ रहे थे, यूनानी दार्शनिक है प्लेटो। उसका एक पार्ट हमने इसके पहले वाले वीडियो में देख लिया था। हम देख रहे थे कि प्लेटो ने शिक्षा के कितने स्तर बताए हैं, शिक्षा के कितने चरण बताए। तो कितने चरण बताए शिक्षा के? 3 चरण बताए। कितने चरण बताए? 3 चरण। एक तो प्राथमिक शिक्षा, एक उसके बाद उच्च शिक्षा, उसके बाद व्यवहारिक शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा में पहले के जो 20 वर्ष तक की आयु है व्यक्ति की, 20 वर्ष तक कैसी शिक्षा लेगा? शारीरिक शिक्षा लेगा और संगीत की शिक्षा लेगा। ये प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। यह किसके लिए था? केवल संरक्षक वर्ग के लिए था, सबके लिए नहीं था, केवल संरक्षक वर्ग के लिए था। अंतिम 2 वर्षों, इन जो 2 वर्ष 20 वर्षों में से 2 वर्ष हैं, 18 के बाद 19वां और 20वां, उसमें सैनिक शिक्षा अनिवार्य होगी। कैसी शिक्षा लेना अनिवार्य होगा? सैनिक शिक्षा लेना अनिवार्य होगा। अगर प्राथमिक शिक्षा में 20 वर्ष तक शिक्षा लेने के बाद अगर आप फेल हो जाते हो तो फिर क्या बनोगे? आप सैनिक बनोगे, अन्यथा उच्च शिक्षा लेने के लिए आप योग्य होंगे। आगे बढ़ते हैं। उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा 20 से 35 वर्ष की आयु तक, मतलब 15 वर्षों के कार्यकाल तक कौन सी शिक्षा लेंगे? उच्च शिक्षा लेंगे, जिसमें गणित, जिसमें ज्योतिष, जिसमें तर्कशास्त्र की शिक्षा आपको दी जाएगी। इससे क्या होगा? इससे बौद्धिक और दार्शनिक विकास होगा। तो प्राथमिक शिक्षा पढ़े आपने 20 साल, उच्च शिक्षा उसके बाद अगले 15 साल तक। उसके बाद है व्यवहारिक शिक्षा। कौन सी शिक्षा है? व्यवहारिक शिक्षा 35 से 50 साल, ये भी 15 वर्ष की आयु में, मतलब 15 वर्ष तक चलेगी। 35 से 50 वर्ष तक की आयु तक कौन सी शिक्षा? व्यवहारिक शिक्षा चलेगी, जिसमें सैद्धांतिक शिक्षा, जो अपन ने अब तक सैद्धांतिक शिक्षा ली या अब लेंगे, उसको कहाँ लागू करेंगे? व्यवहार में लागू करेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सफल हुए तो शासक वर्ग में शामिल हो जाओगे। अगर जो अभ्यर्थी हैं इसमें शिक्षण कार्य करने वाले, शिक्षा ग्रहण करने वाले, वो यहाँ आकर 50 वर्ष की आयु में सफल हो गए तो फिर वो किस वर्ग में शामिल हो जाएंगे? शासक वर्ग में शामिल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्लेटो। कौन? प्लेटो बहुसंख्यक उत्पादक वर्ग या शिल्पी वर्ग की शिक्षण व्यवस्था के बारे में मौन है। उन्होंने संरक्षण वर्ग के शिक्षा व्यवस्था के बारे में तो बताया, लेकिन बहुसंख्यक उत्पादक वर्ग, शिल्पी वर्ग के बारे में शिक्षण व्यवस्था का कोई जिक्र नहीं किया। अब पढ़ते हैं प्लेटो का अगला सिद्धांत, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सा है? वो है साम्यवाद। साम्यवाद। अब बेटा साम्यवाद क्या होता है? स्पार्टा की जानती व्यवस्था से ग्रहण किया। अब एथेंस और स्पार्टा यूनान के 2 नगर थे, जहाँ की शासन व्यवस्थाएं अलग अलग थी, जहाँ की शिक्षण पद्धतियां भी अलग अलग थी। जो साम्यवाद का सिद्धांत लिया, जो साम्यवाद की थ्योरी ली इसने प्लेटो ने, वो कहाँ से ली? स्पार्टा नगर से ली, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था से ली। साम्यवाद क्या है? संरक्षक वर्ग को 2 चीजें नष्ट करती है। कौन कहता है? प्लेटो कहता है कि जो संरक्षक वर्ग है उसको कितनी चीजें नष्ट करती है? 2। एक तो कंचन और एक कामिनी। आप समझिए होंगे कंचन कामिनी में किसके बारे में बात करें? कंचन और कामिनी। इनसे बचने के उपाय। किनसे? कंचन और कामिनी से बचने के उपाय, मतलब संरक्षक वर्ग को भ्रष्ट होने से बचने के उपाय क्या क्या है? बचने के 2 उपाय बताए। एक तो संपत्ति का साम्यवाद, एक तो संपत्ति का साम्यवाद बताया है, एक बताया परिवार व स्त्रियों का साम्यवाद। मतलब संपत्ति और परिवार स्त्रियों का साम्यवाद करेंगे तो आप किससे बच जाएंगे? भ्रष्ट होने से बच जाएंगे। अब संपत्ति का साम्यवाद कैसे समझा है? कि संपत्ति का साम्यवाद होता है कि संपत्ति क्या होगी? संपत्ति सबकी साझी होगी, संपत्ति निजी नहीं होगी। किसी व्यक्ति के पास धन नहीं होगा, किसी व्यक्ति के पास मकान नहीं होगा, किसी व्यक्ति के पास कोई भी संसाधन नहीं होंगे, संपत्ति नहीं होगी। संपत्ति कैसी नहीं होगी? निजी संपत्ति नहीं होगी। संपत्ति कैसी होगी? साझी होगी। कैसी होगी? साझी होगी। संरक्षक वर्ग संपत्ति को त्यागेगा। जो संरक्षक वर्ग है उसके पास संपत्ति नहीं होगी, जबकि उत्पादक वर्ग स्वामित्व होगा। मतलब संपत्ति कौन रख सकता है? उत्पादक वर्ग तो रख सकता है, लेकिन संरक्षक वर्ग नहीं रख सकता है। प्लेटो राजनीति व आर्थिक व्यवस्था का पृथक्करण करता है। प्लेटो कहता है कि राजनीति को राजनीति की जगह रहने दो और आर्थिक व्यवस्था को आर्थिक व्यवस्था की जगह रहने दो। इनको एक मत करो, दोनों का क्या करो? पृथक्करण करो। क्योंकि प्लेटो कहता है कि पैसा, धन, अर्थ किसको भ्रष्ट कर देता है? राजनीति को भ्रष्ट कर देता है। आगे बढ़ो। संपत्ति का साम्यवाद पढ़ा, अब पढ़ेंगे परिवार व स्त्रियों का साम्यवाद। जो संरक्षक वर्ग है उसमें पुरुष व स्त्रियां शादी नहीं करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है संरक्षक वर्ग के बारे में। प्लेटो ने कहा कि इसमें पुरुषों की भी शादी नहीं होगी और स्त्रियों की भी शादी नहीं होगी, लेकिन राज्य के द्वारा नियंत्रित व्यवस्थित क्या करेंगे? सहवास करेंगे।
सहवास तो कर सकेंगे, लेकिन कैसे? राज्य नियंत्रित, जिसमें जो संतान होगी वो साझी होगी, संतान किसी एक की नहीं होगी, संतान सभी की मानी जाएगी। जिनका पालन पोषण कौन करेगा? राज्य करेगा। जिनका पालन पोषण कौन करेगा? राज्य करेगा। वो राज्य की जिम्मेदारी होगा और राज्य की संपत्ति होगा। संपत्ति व परिवार का समय विवाद उत्पादन वर्ग पर लागू नहीं है। उत्पादन वर्ग के पास संपत्ति भी हो सकते हैं, वो संपत्ति को भी रख सकते हैं, कमा भी सकते हैं और परिवार भी रख सकते हैं, शादी कर सकते हैं, बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन ये किसके लिए लागू नहीं है? ये संरक्षक वर्ग के लिए लागू नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दार्शनिक निरंकुशता। दार्शनिक निरंकुशता किसके बारे में कहा है? ये प्लेटो के बारे में कहा है। क्या कहा है? प्लेटो के बारे में। क्योंकि देखो, जैसे कोई डॉक्टर होता है, वो मरीज को बीमारी के अनुसार इलाज करता है। आज वो आया, उसको बुखार है तो बुखार की दवाई दे देगा। अगली बार आया, उसको कोई और प्रॉब्लम है, तभी बुखार की दवाई नहीं देगा, बल्कि इलाज बीमारी के अनुसार इलाज को बदलते जाता है। लेकिन प्लेटो दार्शनिक राजा को सर्वोच्च मानता है। वो कहता है कि दार्शनिक राजा ने जो कह दिया वही क्या है? कानून है। उसके अलावा कोई नियम कानून नहीं बन सकते। जो दार्शनिक राजा कहेगा वही सब पर लागू होगा। लेकिन ये सही बात नहीं है, ये आदर्श स्थिति नहीं है। इसके बारे में फिर क्या कहा जाता है कि ये क्या है? ये दार्शनिक निरंकुशता है। ये कैसी है? दार्शनिक निरंकुशता है। सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग दार्शनिक वर्ग की आज्ञा का पालन क्यों करेंगे? अब देखो, सवाल ये आता है कि जो सैनिक वर्ग है और जो उत्पादक वर्ग है, वो जो सर्वोच्च स्थिति पर प्लेटो जिसको रखता है दार्शनिक वर्ग को, उसकी आज्ञा का पालन क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? अब इसके लिए भी दो सुझाव दिए प्लेटो ने। क्या बोला? एक तो उदात्त झूठ बोला। क्या बोला? एक उदात्त झूठ बोला कि मानव और धातु में क्या है? समानता है। कुछ तुलना की कि ये जो शासक वर्ग है ये श्रेष्ठ है, इनकी तुलना सोने से की। ये सैनिक वर्ग है वो उनसे नीचे है, उनकी तुलना इन्होंने चांदी से की। और जो उत्पादक वर्ग है वो निम्न है, उनकी तुलना इनसे तांबे की की। तो उन्होंने कहा कि जो निम्न वर्ग वाले लोग हैं, जो जिनकी तुलना तांबे से की, जिनकी तुलना चांदी से की, वो किसकी बात मानेंगे? वो सोने की तुलना करने वाले शासक वर्ग की बात माननी ही पड़ेगी उनको। ये उन्होंने कहा कि ये प्राकृतिक है। ये ऐसा उदात्त झूठ बोला किसने? प्लेटो ने। एक कला व साहित्य पर क्या दी इनको? सेंसरशिप दी। क्या दी? सेंसरशिप दी। आगे पढ़ते हैं, अगली पुस्तक का जिक्र करते हैं। अगली पुस्तक है राजमर्मज्ञ स्टेट्समैन। इसमें इन्होंने राज्यों का वर्गीकरण पहले भी बताया था। इनकी जो मुख्य 3 पुस्तकें थी, रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज। तो स्टेट्समैन में किसका जिक्र किया था? राज्यों के वर्गीकरण का जिक्र किया था। तो राज्यों का वर्गीकरण सबसे महत्वपूर्ण है, इसको आप याद ही कर लेना बड़े से। तो राज्यों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया। एक तो जो राज्य कानून को मानते हैं, मतलब जो राज्य कानून के अनुसार चलते हैं, और जो राज्य कानून द्वारा नहीं चलते। तो जो राज्य कानून को मानते हैं उनमें भी 3 प्रकार की चीजें बताई इन्होंने। जो जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति का शासन हो तो उस राज्य को क्या कहेंगे? जिसमें कुछ व्यक्तियों का शासन हो, मतलब कुछ मोटे मोटे लोगों का शासन हो। और तीसरी बात, जिसमें सभी लोगों का शासन हो, बहु व्यक्तियों का शासन हो। तो कानून को मानने वाले लोगों में एक व्यक्ति का शासन हो तो वो क्या कहलाता है? राजतंत्र। अगर राजा है, कानून से चलेगा, तो उसको क्या कहेंगे अपन? राजतंत्र कहेंगे, मोनार्की कहेंगे। क्या कहेंगे? मोनार्की कहेंगे। फिर कानून मानने वाले लोगों में सिर्फ कुछ ही लोगों का शासन हो तो उसे कहेंगे कुलीन तंत्र, अरिस्टोक्रेसी कहेंगे, जिसको अभिजात तंत्र भी कहते हैं। जिसमें सिर्फ कुलीन या बड़े बड़े लोग हो, जिनका प्रभाव है समाज में, देश में, उनका शासन होगा, उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? कुलीन तंत्र कहते हैं। तीसरी बात, कानून को मानने वाले राज्य में बहु व्यक्तियों का शासन हो, मतलब जैसे भारत देश में है, कानून भी है और सभी लोगों का शासन भी है, इसको कहेंगे डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र। क्या कहेंगे? प्रजातंत्र, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। कानून को नहीं मानने वाले, कानून को नहीं मानने वाले, कानून को नहीं मानने वाले, उनमें अगर एक कानून को नहीं मानने वाले लोगों में सिर्फ एक व्यक्ति का शासन होगा तो ये क्या हो जाएगी? ये टायरेनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये टायरेनी हो जाएगी, निरंकुश तंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरंकुश तंत्र हो जाएगा, जिसमें उस एक व्यक्ति के अलावा कोई अंकुश नहीं लगा पाएगा। इसको बोलते हैं निरंकुश तंत्र। अगर कानून भी नहीं होगा और सिर्फ एक व्यक्ति जो कहेगा वही चलेगा तो कैसे तंत्र हो जाएगा? निरंकुश तंत्र हो जाएगा। अगर कानून नहीं मानने वालों में कुछ व्यक्तियों को शासन हो जाएगा तो कानून नहीं मानने वालों में कुछ व्यक्ति को शासन, तो कानून तो है ही नहीं, सिर्फ कुछ अल्प लोगों का तंत्र है, तो इसको बोलेंगे अल्पतंत्र। क्या बोलेंगे? अल्पतंत्र या गुटतंत्र। गुटतंत्र भी बोलते हैं इसको, जो गुट के द्वारा चलाया जाता है, समूह के द्वारा चलाया जाता है, अल्पतंत्र के द्वारा चलाया जाता है, ओलिगार्की बोलते हैं इसको। कानून को नहीं मानने वालों में बहु व्यक्तियों का शासन है तो उसे अतिवादी प्रजातंत्र, मतलब एक्सट्रीम डेमोक्रेसी। एक्सट्रीम डेमोक्रेसी मतलब बहुत सारे लोगों का शासन तो है लेकिन इसमें कानून नहीं है, ये एक्सट्रीम डेमोक्रेसी, अतिवादी प्रजातंत्र है। आगे बढ़ते हैं। कानून को मानने वालों में प्लेटो ने सर्वोच्च स्थिति किसे दी है? राजतंत्र। कानून को मानने वाले राज्य की व्यवस्था में सबसे बड़ी व्यवस्था कौन सी बताई? इन्होंने कहा कि राजतंत्र सबसे बेहतर है इनमें। उसके अलावा
उसके बाद राजतंत्र की बात इन्होंने बताया कि अभिजात तंत्र राजतंत्र से थोड़ा ठीक है, लेकिन सबसे निकृष्ट कौन है? लोकतंत्र सबसे निकृष्ट है, मतलब लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। कौन कहता है? प्लेटो इस बात को कहता है। और कानून को न मानने वालों में भी इन्होंने प्रायिकता दी। तो सर्वोच्च स्थिति पर किसको रखा? अतिवादी लोकतंत्र को रखा, एक्सट्रीम डेमोक्रेसी को रखा, मध्य में रखा गुटतंत्र अल्पतंत्र को, और निकृष्ट बताया नरशंस तंत्र मतलब निरंकुश तंत्र को, जिसमें कानून भी नहीं है और राजा सिर्फ एक है, उसी की बात मानी जाएगी। आगे चलते हैं। द लॉज, अंतिम पुस्तक थी द लॉज। ये द लॉज सबसे लंबी करती है और सबसे अंतिम पुस्तक है। इसमें कानून को क्या दिए इन्होंने? सर्वोच्चता दी है। कानून के क्या दिए? सर्वोच्चता दी है। प्लेटो ने कहा कि कानून ही सबसे ऊपर है, राजा का आदेश कानून नहीं है, मतलब कानून जो कहेगा, मतलब राज्य वही करेगा जो कानून कहेगा, जबकि कानून वैसा नहीं बनेगा जैसा राज्य कहेगा। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने द लॉज में प्रमुख सिद्धांत दिए। द लॉज में क्या दिए? कुछ सिद्धांत दिए। उन सिद्धांतों को मैं आपको बताता हूँ। आत्मसंयम का सिद्धांत। कैसा सिद्धांत? आत्मसंयम का सिद्धांत। मतलब अगर न्याय की स्थापना करनी है तो किसको अपनाओ? आत्मसंयम को अपनाओ। ये बाह्य भौतिक निदान को मत अपनाओ। बाह्य भौतिक निदान किसकी चर्चा करी? साम्यवाद की चर्चा करी, जिसमें संपत्ति का साम्यवाद, परिवार का साम्यवाद, स्त्री का साम्यवाद, ये पढ़ा ना। तो इनसे ज्यादा जरूरत क्या है? आत्मसंयम है। आप आत्मसंयम को अपनाओ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कानून का महत्व। इसमें किसका महत्व है? कानून का महत्व है। कानून राज्य के अनुसार नहीं चलेगा, जो राज्य कहेगा वैसा कानून नहीं बनेगा, बल्कि राज्य कैसा बनेगा? जैसा कानून चाहेगा, जैसा कानून होगा, ये कहता है बात। चलो, मिश्रित राज्य, मतलब इसमें कहा गया है कि राज्य कैसा होगा? राज्य मिश्रित होगा, किसी एक प्रकार का नहीं होगा, जबकि सभी तरह के राज्य में से थोड़ी अच्छी अच्छी चीजें लेके फिर क्या कर देंगे? अपने मिश्रित बना देंगे और सभी जगह से थोड़ा थोड़ा उनका कानून संविधान वगैरह लेके इनको एक अच्छा आदर्श स्थिति का राजा बना देंगे। ये किस किताब में कहता है? ये सबसे अंतिम पुस्तक में। पहले तो कुछ और बातें करता है, ठीक है, फिर बाद में कुछ और बातें करता है, और लास्ट की जो बातें हैं बिल्कुल बदल देता है। फिर किस में आ जाता है? कानून पे आ जाता है, लॉ पे आ जाता है, कानून कायदे पर आ जाता है। कौन? प्लेटो। भौगोलिक व आर्थिक स्थिति देखते हैं प्लेटो के राज्य की। प्लेटो कहता है कि राज्य कहाँ होना चाहिए? समुद्र से दूर होना चाहिए। अगर समुद्र के पास रहेगा तो वहाँ क्या होंगे? आक्रमण होंगे। अगर समुद्र के पास रहेंगे तो लोग क्या करने लगेंगे? व्यापार करने लग जाएंगे, और कैसे हो जाएंगे? लालची लोग हो जाएंगे। जबकि ये शासक वर्ग को तो बिल्कुल साम्यवाद की स्थिति में रखता है, ना तो संपत्ति रख सकता है, ना स्त्री रख सकता है, ठीक है। तो और जनसंख्या की आदर्श स्थिति बताई है प्लेटो ने। जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5040। कितनी होनी चाहिए? 5040 ही होनी चाहिए, ना तो इससे कम होनी चाहिए, ना इससे ज्यादा होनी चाहिए। जनसंख्या की आदर्श स्थिति बताइए। कई बार क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 5040 होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लॉज पुस्तक में इन्होंने एक ऐसी संस्था का जिक्र किया है, नोक्ट्रल काउंसिल, नेस या शासी परिषद। नोक्ट्रल काउंसिल, नेस या शासी परिषद की, जिसमें कहा कि इसमें कौन होंगे? इसमें बुजुर्ग व्यक्ति होंगे जिनके पास पहले का एक्सपीरियंस होगा, शासन चलाने का एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा। वो कैसे चुने जाएंगे? वो मतदान के द्वारा चुने जाएंगे। कितने व्यक्ति? 10 बुजुर्ग। 10 बुजुर्ग होंगे जो मतदान द्वारा चुने जाएंगे, और इसकी बैठकें सदैव कब होगी? रात में होगी। ये क्या करेंगे? ये नैतिक जीवन का निरीक्षण और नियंत्रण करेंगे। वो देखेंगे कि राज्य में नैतिकता भ्रष्ट नहीं हो रही है, सब नैतिकता के आधार पर जीवन जी रहे हैं, नहीं जी रहे, एक दूसरे को मारकाट चोरी डकैती तो नहीं कर रहे हैं। ये सब चीजें कौन देखेगी? नेस या शासी परिषद देखेगी, जिसमें 10 बुजुर्ग लोग होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्लेटो की आलोचना। प्लेटो की आलोचना। प्लेटो ने अपने सिद्धांत दिए, अपने समय के अनुसार, देश काल के अनुसार बातें कही, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि वो सभी समाजों में, सभी देशों में और सभी काल में वो बातें सत्य हो। इस वजह से प्लेटो की आलोचना लगातार होती रही है और लगातार हो रही है। अब देखते हैं, प्लेटो का प्रथम आलोचक तो कौन था? अरस्तु ही था। प्लेटो का पहला आलोचक तो इसका खुद का शिष्य अरस्तु था। इसने कहा कि अत्यधिक एकता भी खराब है, संपत्ति और परिवार का साम्यवाद भी खराब है। इन दोनों की क्या की? साम्यवाद की और अत्यधिक एकता की, प्लेटो की इस बातों की क्या की? अरस्तु ने इन्हें आलोचना की। कट्टर आलोचक कौन था? कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर सबसे महत्वपूर्ण बात, और प्लेटो का सबसे कट्टर आलोचक था तो वो था कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर ने किताब लिखी थी कि खुले समाज के दुश्मन। खुले समाज के दुश्मनों में इसने कुछ लोगों को दुश्मन बताया था खुले समाज के, उसमें एक कौन था? प्लेटो था, है ना। कट्टर आलोचक कार्ल पॉपर हैं, जिसने अपनी पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी, खुले समाज और इसके दुश्मन में प्लेटो को सर्वाधिकार का दार्शनिक प्रणेता बताया। ये याद कर लो, सर्वाधिकारवाद का दार्शनिक प्रणेता कौन, किसको बताया? कार्ल पॉपर ने प्लेटो को बताया। आगे बढ़ते हैं। कुछ और, RHS क्रॉसमैन ने कहा है कि प्लेटो हमारे व अपने दोनों समय के लिए गलत था।
प्लेटो हमारे वो अपने दोनों समय के लिए गलत था। और जे चैपमैन जिसकी परिभाषा पूछ भी लेता है कि इसने प्लेटो की क्या कहकर आलोचना की, इसने कहा कि ये तो क्या है, इंद्रजालिकों का राजकुमार है, इंद्रजालिकों का राजकुमार है। और मैक्सी कहता है कि क्या है, पस्ट यूटोपियन है। पस्ट यूटोपियन मतलब यूटोपियन क्या होता है, काल्पनिक, मतलब ये पहला कल्पनावादी व्यक्ति है जिसने इतनी तो कल्पना की कर ली, लेकिन वो सत्य साबित नहीं हो सकी। कौन कहता है, मैक्सी कहता है। हन्ना आरेंट कहता है कि ये कौन है, फांसीवाद का दार्शनिक प्रेरक, फांसीवाद का दार्शनिक प्रेरक है। ये भी कैसा है, निरंकुश व्यक्ति है, मतलब निरंकुश राजा की कल्पना करता है। कौन करता है, प्लेटो। ये किसने कहा, हन्ना आरेंट ने कहा। और इसके प्रशंसक भी हैं कुछ। प्रशंसक कौन कौन है, प्रशंसक हो जाएंगे आर्निस्ट बेट, लेविंसन, जॉन वाइल्ड, नेटलशिप। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीजें। लगभग प्लेटो अपना खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको बता देता हूं। प्रथम राजनीतिक दार्शनिक कौन था, प्लेटो। प्रथम राजनीतिक दार्शनिक कौन था, तो कौन था, प्लेटो था। प्रथम राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो था। उसके अलावा राजनीति विज्ञान का जनक, राजनीति विज्ञान का जनक कौन है, राजनीति विज्ञान का जनक है अरस्तु। कौन है, अरस्तु। आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कौन है, मैकियावेली, निकोलस मैकियावेली। वैज्ञानिक राजनीति का जनक कौन है, होब्स है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है, कार्ल मार्क्स है। और राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान का प्रवर्तक जॉन रॉल्स। कौन है, जॉन रॉल्स, ये जॉन रॉल्स। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक है हर्बर्ट स्पेंसर। कौन है, हर्बर्ट स्पेंसर। तो इन सब चीज़ों को आप याद कर लो। और अब दोबारा पहले वाला वीडियो प्लेटो का भाग 1 और इसको भाग 2 दोनों को एक साथ देखो, आपको सारी चीज़ें समझ में एक साथ आ जाएगी। प्लेटो में जो मुख्य बातें हैं वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। अब पढ़ेंगे आगे वाला टॉपिक अरस्तु को। धन्यवाद, नमस्कार।